हाँ जी, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में कल हमने जो पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा डिजिटल फाइनेंशियल जो टूल था। तो कल हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से मतलब डिजिटल फाइनेंशियल टूल का क्या बेनिफिट है और इंडिविजुअल के लिए ये क्या बेनिफिट देता है और बिजनेस के पर्पज़ से ये क्या बेनिफिट देता है, उसके हमने कुछ एलिमेंट्स पढ़े थे। आज हम इसको ही हम आगे बढ़ते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ द डिजिटल फाइनेंशियल में बेसिक की एलिमेंट्स क्या है, तो मेजर एलिमेंट्स इसमें हैं। अ डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म इनेबल कस्टमर टू यूज द डिवाइस टू मेक एंड रिसीव द पेमेंट एंड दे कैन ऑल्सो स्टोर इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू विद अ बैंक और द नॉन बैंक। तो डिजिटल फाइनेंस में पहला बेनिफिट आपको ये हो जाता है कि या की एलिमेंट्स आपके ये है कि आप अगर बैंक से रिलेटेड है या नॉन बैंक है, आप किसी से भी कनेक्ट हो गए, किसी भी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होके आप अपने डिवाइस के थ्रू से अपने चाहे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या आप अपने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उससे जो पेमेंट है उसको आप रिसीव कर सकते हैं और पेमेंट को आप दे सकते हो। Second, retail agent that have a digital device can send and receive transactional detail and may also perform the task depending on the regulation and arrangement with the institution और इसके अंदर जितने भी एजेंट्स हैं वो आपको ट्रांजैक्शन की डिटेल आपके डिजिटल डिवाइस पे सेंड करते रहेंगे। आपको ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपने ट्रांजैक्शन क्या किया उसकी रिसिप्ट है, उसकी कॉपी है, तो आपको सारी डिटेल मिल जाती है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहती है। थर्ड है डिजिटल डिवाइस ऑफ द कस्टमर सर्व एज अ मीन ऑफ द ट्रांसमिटिंग द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। और थर्ड हमारे पास है कि डिजिटल जो डिवाइस है उससे आप डेटा इंफॉर्मेशन दोनों तरह के मतलब दोनों चीज़ें ही आप कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं और कंपनी एंड कस्टमर के बीच में जो जितने भी अग्रीमेंट्स हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, वो सारा डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। एन एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल फाइनेंस इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बेसिकली जो आपका डिजिटल फाइनेंस है वो ERP है, जिसमें आपके रिसोर्स की प्लानिंग होती है। ERP इज द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। इट इज ऑफन इन द रियल टाइम एंड मीडिएट बाय द सॉफ्टवेयर। ERP बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है कि बिजनेस के जितने भी प्रोसेस है, जितने भी रिसोर्स है, उनकी प्लानिंग करता है। रिसोर्स की प्लानिंग यानी कि उसके पास जितने भी स्टॉक है या उसके पास ह्यूमन रिसोर्स है, उसके पास कितने भी मीडियम है, जिस मीडियम के थ्रू से वो अपने बिजनेस को ग्रो करने में या बिजनेस के फंक्शनैलिटी में हेल्प करता है, उसको ERP बोला जाता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो डिजिटल फाइनेंस भी बेसिकली इसी तरह से ही है, क्योंकि कस्टमर के साथ जितना भी कंपनी का अग्रीमेंट हो रहा है, जितना भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो सारे डिटेल और जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो सब डिजिटल फाइनेंस के थ्रू से होती है। तो डिजिटली सारा डेटा कंपनी के पास भी रहता है और कस्टमर के पास भी रहता है। लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क भी जुड़े हुए हैं। रिस्क एसोसिएटेड विद द डिजिटल फाइनेंस, even though the digitalization of the financial industry is increased, the corresponding risk can require the attention. अब बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं। पहला, न्यू प्रोवाइडर, new institutional type are rapidly increase in number and potentially expanding. They rely on the other financial and non-financial firm for important aspect of their business. As a result, partnership and multiple provider in the digital delivery of the finance service pose risk. This is the lack of transparency, include the wise treatment of the customer. Such partnership can create a gap in oversight by the primary provider and the third party. Data privacy, security may also be an issue because the higher the complexity of the partnership, the more there is to be concerned about in terms of the supervision and different customer protection rule. तो यहाँ पे पहला रिस्क आपके साथ अवेलेबल मतलब पहला रिस्क जो इसके साथ जुड़ा होता है कि जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशन आते हैं जो आपको डिजिटली प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कंपनी के लिए हो या फिर कस्टमर के लिए ही हो। जैसे हम अगर किसी नए ऐप पे अगर हम भरोसा कर रहे हैं, किसी नए ऐप के थ्रू से आप अगर पेमेंट कर रहे हो, आपको उस ऐप के बारे में अभी तक नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है वो ऐप कितनी सिक्योर है,
तो वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉब्लम कर सकती है, वो आपके डिटेल हैक कर सकती है, आपका जो डेटा है उसको, आपका डेटा को कहीं और बेच सकती है। सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपके डेटा के साथ और आपकी प्राइवेसी के साथ। और इसी तरह से अगर कंपनी पार्टनरशिप करती है, तो कंपनी पार्टनरशिप करती है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम यही है कि वो कंपनी के साथ कितनी रिलायबल है, कस्टमर के डेटा को कितना सिक्योर रख रही है और कितनी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। तो यहाँ एक इशू ये होता है कि आपको मतलब जो प्रोवाइडर है उसको चूज़ करने में एक अच्छा खासा आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा आपको थर्ड पार्टी चूज़ करना है डिजिटली डेटा ट्रांजेक्शन करने के लिए। use of agents such as primary connection between the basic finance service and remotely located population, but even if they provide the access in banking, the use of agent carry significant drawback. These certain challenge can be lack of oversight and effective communication. It can lead to lack of transparency, a higher risk of fraud, theft and many facilitate abusive बिहेवियर टूवर्ड्स कस्टमर। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि अगर आपने जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो एजेंट आप ले रहे हो, एजेंट को जो चूज़ कर रहे हो, वो एजेंट आपका किस टाइप का है। ठीक है, अगर एजेंट रिलायबल है तो आपके सारे टास्क जो है, सारे काम जो है वो स्मूथ हो जाते हैं। और अगर एजेंट सही नहीं है तो वो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, आपका डेटा या आपका जो अमाउंट है वो बीच में से जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू आता है इसके साथ। नेक्स्ट आता है डिजिटल टेक्नोलॉजी। The digitalization of the financial service is a great trend that increase the connectivity. It also allows the plug-in remote location into the finance service ecosystem, but there are also constraints to consider, such as the varying quality of the digital technology. This can have the considerable impact on the data privacy and security. Concern about the data security include the hacking risk, vulnerable of the cheap smartphone and malware, and also unreliable mobile network and digital transaction platform can result in inability to transact. This may be due to the network vulnerability or the technology quality. An example would be lost payment transaction due to lack of connectivity and dropped messages. अब देखो, जो हमारा थर्ड है डिजिटल टेक्नोलॉजी, कि आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। ये कस्टमर के ऊपर होता है कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम किस नेटवर्क के थ्रू से पेमेंट कर रहे हैं। अगर नेटवर्क हमारा सिक्योर नहीं है तो हमारा जो डेटा है वो जा सकता है। सर के रूम में वहीं पे क्लास ले रही है। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो अगर सिक्योर नेटवर्क नहीं है तो आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी जा सकती है। ठीक है, इस वजह से कहते हैं कि जब भी हमें डिजिटली ट्रांजैक्शन करना होता है तो हमेशा प्राइवेट नेटवर्क ही यूज़ करें, यानी कि अपना ही नेटवर्क यूज़ करें। किसी पब्लिक डोमेन या फिर वाईफाई, जो ओपन वाईफाई होता है, उनसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी हैकर्स आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है हैक कर सकता है। और जब भी अगर हमें डिजिटली जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो पब्लिक प्लेस पे बिल्कुल ना करें। ये भी एक हमारे साथ रिस्क होता है। अगर हम पब्लिक प्लेस पे बैठ के कर रहे हैं, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में कर रहे हैं या कैफ़े में बैठ के कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि एनीवन कैन वॉच, कोई भी आपको दिख सकता है और आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकता है। और अगर हमारे नेटवर्क, जैसे ओपन नेटवर्क अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ओपन वाईफाई अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी डिजिटली ट्रांजैक्शन के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। थर्ड, इसके अलावा आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा है वो लॉस होगा या फिर आपका किस तरह से आपके डेटा के साथ बिहेव किया जाएगा। डिवाइस हमेशा जो सिक्योर होने चाहिए, यानी कि या तो आप अपना पर्सनल फ़ोन यूज़ करें या तो आप अपना पर्सनल लैपटॉप यूज़ करें, किसी और के लैपटॉप से आप काम ना करें, किसी कॉमन सिस्टम से आप ट्रांजैक्शन ना करें। तो ये सारे रिस्क भी इसके साथ डिजिटली जुड़े हुए होते हैं, जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल फाइनेंस टू फाइनेंस इंडस्ट्री।
अब डिजिटल फाइनेंस में फाइनेंशियल इंडस्ट्री जितनी भी है उसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट करता है उसको क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं या क्या ड्रॉबैक्स हो रहे हैं. New technology and the digital service have been emerging in the financial sector. It has given way to new service and disturbed the old one. The digital transformation of the finance continues to the impact the industry. It is evident in the service we use today, such as Apple Pay, PayPal, Venmo, among other examples. अब देखो, पहले की जो ट्रांजैक्शन होती थी, जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी होती थी, कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में कस्टमर को खुद जाना पड़ता था, किसी तरह से ट्रांजैक्शन करना पड़ता था या फिर आपका कैश ट्रांजैक्शन होता था. लेकिन अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, न्यू टेक्नोलॉजी ने फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है और पुराने सारे तरीके उसके ख़त्म हो गए. अब नई नई सर्विसेज जो है ये कंपनी भी हमें प्रोवाइड कर रही है. अब कौन कौन से हमारे चेंजेस है जिसका इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल इंडस्ट्री को पड़ा है. पहला, डिजिटल बैंकिंग. पहले बैंकिंग जो होती थी वो ऑफलाइन होती थी, अब सारी ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है, डिजिटल बैंकिंग आपको प्रोवाइड की गई है. बैंक यूज टू ऑफर द इंसेंटिव फॉर ओपनिंग एन अकाउंट. दे ऑल्सो गिव कस्टमर promise such as no fees, low fees, free checking or cashback. But now these features are all offered and expected in digital banking. Bank or credit card company come with an associated with the mobile app with their customer to access their account online, pay bill and track their expenses. तो अब डिजिटल बैंकिंग हो गई है. पहले जो है बैंक हमें नॉर्मल ऑफर्स देता था कस्टमर को कि आप अकाउंट खोलेंगे तो हम ये बेनिफिट देंगे. जितने भी नए बैंक होते हैं वो हमेशा कस्टमर बनाने के लिए ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं. बट अब डिजिटल बैंकिंग में क्या हो गया कि नए नए बैंकिंग क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको डेली फ़ोन करती होगी अलग अलग तरह के, जिसमें आपका जो आपको नए नए तरह के ऑफर्स देती है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए न्यू ऑफर्स देती है या आपको और इंटरेस्ट कम करके आप क्रेडिट कार्ड खरीदें ताकि वो जो है आपकी इंफॉर्मेशन को मतलब एक्सेस कर सके या फिर आपके जो एक्सपेंसेस है या जो भी आपके बिल्स हैं उनको ट्रैक कर सके. नेक्स्ट है फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. रेफर टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक that are looking to make use of the available system, hardware and software capability. Today it is a digital banking technology such as digital wallet, banks, blockchain technology and more. Fintech is changing and landscape of the financial service in many ways by the spending tracking, online budgeting tool and even automated chatbots for the customer service. अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने देखो कितनी सारी सर्विसेज हमें दे दी है. हमारे पास डिजिटल वॉलेट अवेलेबल होते हैं, बैंक से कनेक्टेड होते हैं, हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो हमारे सारे डेटा को स्टोर करती है ब्लॉक्स में जितना भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं और वो हमेशा ट्रैक करती रहती है, उसको हमेशा स्टोर रहता है वो सारा डेटा. और ये सर्विसेज हमें क्या स्पेंडिंग ट्रैकिंग करती है. अगर आप ओवर स्पेंड कर रहे हैं तो वो आपको अलर्ट मैसेज भेज देगी, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो. बजटिंग टूल आपको प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन बजटिंग टूल जिससे आप अपना जो बजट है वो मेंटेन करके रख सके. इवन ऑटोमेटेड चैट बोट फॉर द कस्टमर सर्विस, और कस्टमर सर्विस के लिए आपके लिए चैट्स अवेलेबल है, आप कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आती है ब्लॉकचेन. अब ब्लॉकचेन किस टाइप की टेक्नोलॉजी है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी. जितनी भी हमारे क्रिप्टो करेंसी है या अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं, इनको मैनेज करने की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको ब्लॉकचेन बोला जाता है. इट इज़ ऑल्सो ऑफर ह्यूज पॉसिबिलिटी फॉर द अदर एरिया सच एज utilizing strict control and allow the auditable data and smart contract. The ledger system of the blockchain increase the transparency, build trust and users and minimize the human error and risk. This is why the stock exchange, banks, AI company exploring the use of this technology. तो ब्लॉकचेन के साथ आपका बेनिफिट होता है, एक तो जितने भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है जो आप क्रिप्टो करेंसी में करते हैं, एक तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, रिस्क कम रहता है, आपका
और रिस्क नहीं होता, जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किया है वो ट्रांजैक्शन रहेगी, रिस्क नहीं रहेगा, और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है यूज़र के साथ। तो जितने भी अब बैंक्स है या फिर जो एआई कंपनी है वो ज़्यादातर इसी का ही यूज़ कर रही है, ब्लॉकचेन का, ताकि वो अपने फाइनेंस को मेंटेन कर सके विदाउट एनी एरर। इसके अलावा किसी को पता है ब्लॉकचेन के बारे में या इन टेक्नोलॉजी के बारे में, किसी और को? हाँ जी, किसी को पता है, किसी ने ब्लॉकचेन को यूज़ करा है या फिर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की है आपने? नो मैम। ओके, किसी ने मतलब क्रिप्टो करेंसी में बेसिकली कोई यूज़ नहीं करते होती। बाकी ये तो वैसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम होता है, ये जो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भी हमारे बहुत सारे प्रपोजल होते हैं जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है एआई एंड द मशीन लर्निंग। अब बैंक क्या कर रही है, बैंक में एआई या मशीन लर्निंग कैसे यूज़ किया जाता है। एआई जैसे हमने बात की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा देख के वो फैक्ट अपने आप ही बता देती है, ठीक है। क्योंकि जो हम मशीन लर्निंग या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली लैंग्वेज ही होती है, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स यूज़ किए हुए होते हैं जो बारीकी से एक एक डेटा को देखकर और उसका एक पैटर्न समझ के आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है कि हाँ भाई इसमें ये प्रॉब्लम है या ये सल्यूशन है। ये इस मशीन लर्निंग या एआई का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनी यूजिंग क्या करती है, एआई और मशीन लर्निंग का यूज़ करके फ्रॉड एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए। अब फ्रॉड एक्टिविटी कौन सी होती है कि बहुत सारी एक्टिविटी है कि अगर कस्टमर फ्रॉड करना चाह रहा है तो वो कुछ इस टाइप की ट्रांजेक्शन करेगा जो किसी को नहीं समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी ने हमारे बैंक अकाउंट्स हैक कर दिए हैं और सभी बैंक अकाउंट्स में से एक एक रुपया निकाल दिया है, ठीक है। बट ये इतनी छोटी ट्रांजेक्शन है जो ना तो कस्टमर नोटिस करेगा ना तो बैंक नोटिस करेगा, ठीक है। ये लोग नोटिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक बहुत ही छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शन है। बट अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें और एआई की बात करें तो वो बहुत जल्दी इस फ्रॉड को डिटेक्ट कर ले, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे जो जितना भी डेटा होता है उस डेटा पे काम करती है, बड़े बड़े डेटा पे काम करती है, और डेटा पे काम करने के बाद एक पैटर्न फाइंड आउट करके देन फिर वो एक डिसीजन पे पहुंचती है। तो इस तरह के, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम लगे हुए हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम लगे हैं जो ये चीज़ों को डिटेक्ट कर लेती हैं जो सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। एआई प्रोग्राम कैन डिटेक्ट द सस्पिशियस एक्टिविटी एंड टेक एक्शन विद इन अ सेकेंड, और बहुत फटाफट ये मतलब एक्शन भी लेती है। दिस टेक्नोलॉजी हेल्प द प्रोडक्ट मोबाइल बैंकिंग, अगर मोबाइल बैंकिंग होती है, लॉगिन क्रेडेंशियल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऑफन सेंसिटिव डेटा और इन्फॉर्मेशन, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो एआई उसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेती है। तो कंपनी ज़्यादातर इसको यूज़ कर रही है ताकि फ्रॉड से बच सके। अगर हम फ्यूचर की बात करें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, कि जो भी अभी डिजिटली चेंज हो रहा है इसका फ्यूचर क्या है, वैसे फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। द फॉलोइंग ईयर ERP, automation and cognitive innovation will continue in advance and create the opportunity to simplify the process and make our job easier. Addition, other technologies such as AI and blockchain to the mix will only speed up this trend. As these changes pick up speed,
human unleash their capability to add values. Digital finance will add value to area that need quality, insight, and exceptional customer service. Some finance organization will evolve into full-fledged business service center. Addition on-demand production to both actual and forecast will make cycle less relevant. And the old distinction between the operational and analytic data will disappear. तो फ्यूचर की अगर हम कहें तो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, ERP कहें, अगर ऑटोमेशन की बात कहें, तो ये जितने भी हैं ये अपने जॉब को इजी करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए डिजिटल फाइनेंस का यूज़, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं. अदर टेक्नोलॉजी सच एज जैसे हमारे पास AI है, ब्लॉकचेन है, तो ये हमारे और रिस्क को कम कर देगी, ठीक है, और हमारे डेटा की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देगी. तो इससे क्या होगा, इसमें काम स्पीड अप हो जाएगा, ह्यूमन की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी जितने भी है, और जो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ जाती है. तो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो बेसिकली इसी की तरफ ही जाएंगे, डिजिटल फाइनेंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि उससे काम जल्दी होता है, स्पीड अप होता है, प्रॉफिट बढ़ता है और हेडेक भी कम होती है. इसमें काफ़ी सारे आपको जैसे सर्विस सेंटर्स हैं, उसमें अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी तरह के आपको कोई सोल्यूशन चाहिए तो वो भी आपका बहुत जल्दी सोल्यूशन हो जाता है. जैसे कि अगर हम बात भी करें तो हमारे पास जितने भी ऐप हैं, जैसे कि आपका आप पेटीएम यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई भी दूसरा ऐप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन अगर फेल हो जाती है, तो फेल होने के बाद आपको जस्ट कभी कभार तो वो फेल होती है तो आपके साथ के साथ ही आपका अमाउंट जो है वापस आ जाता है. उसमें किसी तरह के कोई झंझट या आपको कहीं कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन अगर कभी कोई ऐसा आपका कुछ ट्रांजैक्शन अटक जाता है जहाँ पे आपको कंप्लेन भी करनी होती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बैंक जाना है, बैंक जाके आपको कोई लेटर आपको लिखना है. ये जितने भी जो हमारे पास ऐप अवेलेबल है या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया है कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होती. आपको जस्ट एक कंप्लेंट फ्लैश करनी होती है, कंप्लेंट आपको वहाँ पे डालनी होती है और वो उसका सोल्यूशन बाय मैसेज हमारे पास आ जाता है. मैसेज पे वो हमें इंफॉर्मेशन बता देते हैं या एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं कि इतने टाइम के अंदर आपका जो है ट्रांजैक्शन, मतलब जो अमाउंट है वो वापस आ जाता है. तो आपका अमाउंट भी वापस आ जाता है, उसमें किसी तरह के कोई इशू नहीं होते. तो फिलहाल जितनी भी हमारे पास ऐसे ऐप अवेलेबल हैं वो तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है और कस्टमर को किसी तरह के कोई इशू या प्रॉब्लम भी नहीं होता है. इसी तरह से जब हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, इन सब से, तो यहाँ पे भी अगर आप कोई भी रिटर्न कराते हैं तो रिटर्न कराने के बाद आपका जो है इमीडिएट अमाउंट जो है वो वापस आ जाता है. बहुत टाइम नहीं लगता है, 2-3 दिन के अंदर आपका जो है अमाउंट भी वापस आ जाता है. तो यही कस्टमर सेटिस्फेक्शन है. अगर कस्टमर को सेटिस्फाई होता है तो कंपनी बहुत जल्दी आगे बढ़ती है. आपके पास जैसे अमाउंट वापस आया, आप उसी टाइम पे कुछ नया ऑर्डर कर सकते हो, आप उसी टाइम पे कुछ नया ऑर्डर कर सकते हो. तो इससे क्या है, कंपनी को भी बेनिफिट होता है और कस्टमर की भी सेटिस्फेक्शन होती है. तो यही हमारा फ्यूचर है कि बिना किसी एरर के, बिना किसी प्रॉब्लम के ये सारी चीज़ें हो जाए. और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो उनको फोरकास्टिंग करनी है, बहुत ईजीली हो जाती है मंथली क्वार्टरली बेसिस पे. तो रियल टाइम डेटा उनके पास अवेलेबल होता है और रियल टाइम डेटा को वो जिसके थ्रू से वो फोरकास्ट करते हैं, उसके लिए उनके पास AI और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, जिससे कि वो अपना आगे का फ्यूचर, क्वार्टरली मंथली फ्यूचर प्लान कर सकते हैं. आगे का जो उनकी सेलिंग की प्लानिंग है वो बहुत ईजीली किया जा सकता है. नेक्स्ट आता है हाउ डिजिटल फाइनेंशियल टूल इज़ हेल्पफुल फॉर पीपल. बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है लोगों के लिए भी, क्योंकि उनको नई नई टेक्नोलॉजी से वो अवेयर हो रहे हैं. मोबाइल फ़ोन, अलग अलग जो डिवाइस हैं उनसे अवेयर हो रहे हैं. इससे हमारा जो टास्क है वो भी इजी हो रहा है.
और स्मॉल बिजनेसेस के लिए तो ये बहुत अच्छा मेथड है जिसके थ्रू से वो सिक्योर पेमेंट कर सकते हैं। उनके पेमेंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन का डेटा अवेलेबल होता है, ताकि आगे अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हमारे लिए हैं। डिजिटल फाइनेंशियल ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले फॉर द स्मॉल बिजनेस। इट नॉट ओनली प्रोवाइड with access of the finance but also electronic payment service, secure finance product, and a chance to build a finance history. It can be a catalyst for the provision and use the diverse set of other financial services including the credit, insurance, saving and financial education. तो बेसिकली डिजिटल फाइनेंस की बात करें वो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता ही है। ये सारा हेल्पफुल है हमारे लिए, चाहे वो इंडिविजुअल की बात करें, स्मॉल बिजनेस की बात करें, या फिर अगर हम बात करते हैं किसी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी, तो सबके लिए ये जो है बेनिफिट देता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे टूल है, कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू से हम डिजिटल फाइनेंस करते हैं। अभी तक हम थोड़ा सा हिस्ट्री एंड थ्योरी ही पढ़ रहे थे, तो कल की क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके अंदर पॉसिबल जितने भी अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू से हम डिजिटली फाइनेंस करते हैं उन सारे मेथड्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।